हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, इसमें देखो कि जो कैटायंस जो होते हैं, है ना, ये जो हमारे कैटायंस हैं, दे आर फॉर्म्ड, ये बनते हैं फ्रॉम्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। बाहर के जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तब कैटायंस का फॉर्म होता है। ठीक है। वाइल रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो वी मस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है फ्रॉम द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है, जो क्या है, उसके ऑर्बिटल्स जो कक्षाओं को डिनोट करते हैं, है ना, उसके कक्ष को, तो उनमें से क्या करने पड़ते हैं, हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते हैं, जब जाके पॉजिटिव चार्ज उन पे आता है। फिर इसके बाद आता है अपना एनायन। एनायन क्या होते हैं, एनायन होते हैं, दे आर फॉर्म, देखो एनायन क्या होते हैं कि दे आर फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू इनर मोस्ट एम्प्टी सेल्स, कि ये जब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ऐड होते हैं, अंतर जो अंदर की इनर मोस्ट एम्प्टी सेल में, है ना। जब इनर मोस्ट एम्प्टी जो सेल्स होती हैं, जब उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो एनायन का फॉर्मेशन होता है। और फिर उसके बाद आती है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, ये देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला हमको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू n प्लस 2, है ना, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2 अंडर रूट बोर मैग्नेट्रॉन। Bm मीन्स बोर मैग्नेट्रॉन, जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की यूनिट है, ऐसा यूनिट है, इसमें मेजर करते हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट को। और यहाँ पे n याद रखना, यहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, यहाँ पे n है वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब बात करें स्पीसीज विद अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, मतलब अगर सारी स्पीसीज अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाली हो तो अपन कहते हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक, तो हम उन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है। और अगर अपन बात करें कि एंड ए स्पेसीज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो बात करें कि सॉरी, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर को, स्पीसीज पैरामैग्नेटिक मीन्स होता है अनुचुंबकीय, है ना, पैरा मीन्स अनुचुंबकीय, याद रखना। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स और आर, जो बात करें कि नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको डाई मैग्नेटिक मीन्स प्रतिचुंबकीय। डाई मैग्नेटिक मीन्स उसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होंगे, डाई मैग्नेटिक। ठीक है। और पैरामैग्नेटिक मीन्स अनुचुंबकीय मीन्स उनमें बात करें चुंबकीय कैरेक्टर होंगे। ओके, इस चीज को समझ गए। मैग्नेटिक मूवमेंट फार्मूला, यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ये क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू गैसेस हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, गुजरता है, पास्ड थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, गैसीय हाइड्रोजन से होकर जब गुजरता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना, तो द H2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। तो H2 के मॉलिक्यूल का जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब हम पास करते हैं जो हाइड्रोजन गैस में, तो H2 के मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, मतलब जो एक्साइटेड हुए, अलग अलग हुए जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी,
एक सतत आवृत्ति की, है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अब बात करें कि द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइंस, उसमें कई सारी लाइन से हमको देखने को मिलती हैं, एंड नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवर, और उनकी खोज के बाद उनके क्या गए, उनके नाम दिए गए। कैसे नाम दिए गए ये देखो, कि वी गेट डिस्क्रीट लाइन, कि हमने क्या किया, वी गेट डिस्क्रीट लाइन एंड नॉट ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कि हम क्या करते हैं, हमने प्राप्त करते हैं डिस्क्रीट लाइन एंड नॉट ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, और एक कंटिन्यूअस क्या, एक डिस्क्रीट लाइंस, और कंटिन्यूअस मतलब एक सतत क्या है, स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं करते हैं, है ना। तो बात करें बिकॉज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज कंटिन्यूसली, क्योंकि बात करें जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो क्या होती है, चेंज नहीं होती है कंटिन्यूसली, बट कैन हैव ओनली डेफिनेट वैल्यू, लेकिन क्या होती है उसकी वैल्यू डेफिनेट होती है, मतलब एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, एनर्जी की वैल्यू डेफिनेट होती है। तो थस वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, तो अपन कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है, मतलब एक फिक्स वैल्यू, एक सीमित वैल्यू, क्वांटाइज्ड पैकेट में क्या कहते हैं, मतलब एक फिक्स, जैसे एक फिक्स पैकेट होता है तो उसके अंदर फिक्स ही सामान आता है, तो वैसे जो उसकी एनर्जी होती है बिल्कुल ही फिक्स होती है। आई बात समझ में, तनिष्का, तृप्ति? यस सर। हाँ, मेन से हाँ, तो ये समझो कि भाई वैल्यू क्या होती है, डेफिनेट होती है, क्यों, क्योंकि वो जो बात करें नॉट एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं मिला, है ना, बिकॉज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज कंटिन्यूसली, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज नहीं होती है ना एनर्जी। अब देखो नीचे, ये जो सीरीज मिली है ना, इस सीरीज को देखो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवोल्ट में, और यहाँ पे अपन को दे रखा है ये जो सीरीज है ना। अब देखो यहाँ पे देखो कि एन की वैल्यू, ये नीचे एन की वैल्यू जब -13.6 अल्फा बीटा गामा, तीन रेज मिलती हैं, है ना, तो एन की वैल्यू जब एक होती है, और एक से लेकर और एन की वैल्यू दो, है ना, इसके बीच जो सीरीज मिलती है ना, उसे कहते हैं हम क्या, बामर। अब देखो ये कहाँ से चल रही है, बामर सीरीज, ठीक है, सॉरी लाइमन, सबसे फर्स्ट -13.6 से जो n1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है ये क्या है, बामर सीरीज, ठीक है, सॉरी लाइमन, लाइमन की जगह बार बार बामर मुंह से निकल रहा है, तो वो क्या है, लाइमन सीरीज है। और फिर अगर n की वैल्यू दो, n की वैल्यू दो हो तो कौन सी सीरीज आती है, बामर सीरीज। और अगर n की वैल्यू 3 हो, एन की वैल्यू 3 हो तो पास्चन है, तो लाइमन बामर पास्चन याद रखना। फिर ब्रैकेट अगर एन की वैल्यू 4 हो, ठीक है, और एन की वैल्यू अगर क्या हो 5 हो तो फुंड, ठीक है, और एन की वैल्यू 6 7 8 ऐसे हो सकती है, तो अपन को तो पांच ये याद रखनी है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट और फुंड, पांच श्रेणी हमको याद रखनी है। अब लाइमन, सबसे पहले लाइमन सीरीज में देखते हैं लाइमन सीरीज है क्या, ठीक है, लाइमन सीरीज की वैल्यू याद रखना कि लाइमन सीरीज है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट, किसी भी हायर स्टेट से, कहां पर, ग्राउंड स्टेट, जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है, नीचे वाली स्टेट है n1, है ना, जब वहां तक जाता है इलेक्ट्रॉन, तो द सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो सीरीज बनती है ना, इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, वो किस रीजन में बनती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, ये याद रखना कि लाइमन की सीरीज कहाँ पे है, अल्ट्रावायलेट रीजन में बनती है, एंड आर कॉल्ड अस द लाइमन सीरीज, और हम उसको क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। ओके, अब बात करें देयर फॉर द रिडबर्ग फार्मूला, और उसके लिए रिडबर्ग जो फार्मूला है ना, n1 इक्वल टू n2, है ना, तो n1 से लेकर n2, तो n1 की वैल्यू 1 आएगी, n2 की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बामर सीरीज। बामर सीरीज क्या होती है ये देखो भाई, लाइमन, लाइमन तो किस में आई, अल्ट्रावायलेट में आई, तो उसके बाद बामर सीरीज है वो देखो कि
when an electron jump from the any of the higher state से, और जो ग्राउंड स्टेट है किसमें, स्टेट एन टू, जो दूसरी स्टेट पे जाता है, तो सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड लाइंस इन विजिबल रीजन आर कॉल्ड बामर सीरीज। अब देखो ऊपर वाला तो अल्ट्रावायलेट रीजन में था और यह है विजिबल रीजन में, और एंड कॉल आर द बामर सीरीज, और उनको हम क्या कहते हैं, बामर सीरीज कहते हैं। तो देयर फॉर इन द रिडबर्ग फार्मूला, तो हम रिडबर्ग फार्मूला में बात करें तो n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3 4 5 6 तक हो सकती है। अब यहाँ पे और देखो, बाद में आता है अपना पाश्चन। यहाँ देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर स्टेट से टू द स्टेट विद n इक्वल टू 3, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर स्टेट से, और कौन सी स्टेट में, लोअर स्टेट n3 में, है ना, जब जंप करता है, तो द सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिट लाइंस इंफ्रारेड रीजन, तो वो जो लाइंस जो एमिट करती है एनर्जी इंफ्रारेड रीजन में करती है, एंड आर कॉल्ड द पास्चन सीरीज, उनको पास्चन सीरीज कहते हैं। और उनके लिए रिडबर्ग जो फार्मूला था n1 इक्वल टू 3 और n2 इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज क्या होती है, देखो, जैसे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर स्टेट से कहाँ तक, लोअर स्टेट, जहाँ पे n की वैल्यू 4 होती है, तो द सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, तो जो सीरीज है उन स्पेक्ट्रल लाइंस की, है ना, जो एमिटेड करती हैं, लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन, तो इंफ्रारेड रीजन में क्या करती हैं, वही ब्रैकेट भी उसकी तरह ही, पास्चन की तरह इंफ्रारेड रीजन में आती हैं, और ब्रैकेट सीरीज उनके लिए रिडबर्ग जो फार्मूला है n1 की वैल्यू 4 और n2 की वैल्यू 5 6 7, ओके। फिर उसके बाद आता है फुंड। फुंड का क्या काम है, ये देखो कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द एनी ऑफ द हायर स्टेट, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर स्टेट से n4 तक, तो द बात करें द सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिट लाइज, वो कहाँ पे जो एमिट करती है एनर्जी इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में, एंड आर कॉल्ड द फुंड सीरीज, और उसे हम फुंड सीरीज कहते हैं। तो देयर फॉर इन द रिडबर्ग फार्मूला, तो रिडबर्ग फार्मूला के लिए n1 की वैल्यू तो होगी, वो भी फुंड के लिए n की वैल्यू 1 की वैल्यू होगी 5 और n2 की वैल्यू होगी 6 7, ओके। अब बात करें आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फ्रॉम द एटम, किसी भी एटम से, सो एज कन्वर्ट इट इनटू द पॉजिटिव आयन, मीन्स जैसे किसी एटम से अगर अपन क्या करेंगे, एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बाहर, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, है ना, जो एनर्जी चाहिए होती है ना, और उसको किस में, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऐसे जो आयन है उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आती है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन क्या होती है, ये देखो कि इट इज द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन होती है ना, इन एग्जांपल जैसे n2 इक्वल टू इन्फिनिट, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग लाइन, ओके। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ये लिमिटिंग लाइन का। अब बात करें हाइड्रोजन के बारे में, जो सीरीज है अपन ने पढ़ी उसके बारे में और थोड़ा सा डीप अपन जाते हैं कि ऑल्थो ए हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, हालांकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, येट इट स्पेक्ट्रा कंटेन लार्ज नंबर ऑफ लाइन, फिर भी जो इसका स्पेक्ट्रा है काफी सारी लाइन कंटेन करता है। ऐसे क्यों, दिस इज बिकॉज ए सैंपल ऑफ द हाइड्रोजन गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि जो सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, उसमें हाइड्रोजन जो गैस है उसमें काफी सारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो व्हेन सच ए सैंपल इज हीटेड, जब हम किसी सैंपल को हीट करते हैं टू ए हाई टेम्परेचर से, तो द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू द हाइड्रोजन एटम,
तो जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है किसमें टूट जाते हैं, स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एटम्स, वो हाइड्रोजन एटम्स में टूट जाते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स में वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के, वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी, जो कि क्या होती है आर एंड आर एक्साइटेड टू डिफरेंट लेवल, जो क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एक्साइटेड स्टेट में जो होती है। जिसकी बात करें व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न होके आते हैं तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स अडॉप्ट डिफरेंट रूट्स टू रिटर्न द ग्राउंड स्टेट। और जो डिफरेंट डिफरेंट जो बात करें इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूट अपनाते हैं ग्राउंड स्टेट तक पहुंचने के लिए। सीधा सिंपल सी थ्योरी है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब बात करें थस दे एमिट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द एनर्जी। भाई अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर जगह से आते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी उनमें आती है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी और द एक्साइटेड टू डिफरेंट लेवल। तो इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल तक क्या हो जाते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन अडॉप्ट डिफरेंट रूट्स, और जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं अलग अलग रूट अपनाते हैं टू रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट तक पहुंचने में। तो थस दे एमिट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए वो क्या करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालते हैं। एंड थस लार्ज नंबर ऑफ द लाइन्स इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन हाइड्रोजन। तो इसलिए जो बात करें जो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसमें हमको लार्ज नंबर ऑफ लाइंस मिलती है। अब बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एक्साइटेड स्टेट टू डी एक्साइट, मतलब बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ द लाइंस दैट कैन बी एमिटेड, वो जो एमिटेड होती हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन किस में होता है एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो N2 और किस में हो डी एक्साइटेड स्टेट में हो। तो N1 में भी क्या हो कि भाई N2 ज्यादा हो डी एक्साइटेड स्टेट में हो और N1 ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में हो। तो इस तरीके से जो फार्मूला है कि N2 माइनस N1 प्लस 1 और N2 माइनस N1, तो इस तरीके से ये क्या निकलता है एक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द लाइंस क्या काउंट करने का फार्मूला निकलता है। ओके, तो ये एक जनरल सी चीज थी। आज का जो टॉपिक है अपना इतना ही था। ओके, अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है पीरियोडिक टेबल। अब बेटा पीरियोडिक टेबल आपने वैसे 10th क्लास में पढ़ी है ना। पीरियोडिक टेबल आपने 10th क्लास में पढ़ी है, तो आपको ये बताओ कि आप थोड़ा सा उसको स्टडी कर लोगे या उसी को, या फिर पीरियोडिक टेबल अपन जो कराएं दोबारा। देखो जो सिंपल थे ना जो आपने पढ़े थे डॉबेनियर मेंडलीव वगैरह, है ना, तो ये तो आप उसमें से कर लोगे आराम से, है ना। लेकिन जो मेन है ना अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ेंगे अपने जो काम की है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी हीट कैपेसिटी, तो अपन ये दो टॉपिक ही करेंगे उस वाली यूनिट में से। ठीक है, डॉबेलिनर त्रिक और ये न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये सब चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये आप नॉर्मली कर लोगे। ओके, अपन पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जो उसके टर्म्स हैं, है ना, जैसे वैलेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ऐसी चीजें अपन करेंगे उसमें, है ना, कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से बढ़ती है कहाँ से घटती है। तो मेन चीज अपना फोकस उन चीजों पे होगा। ओके तनिष्का, यस सर। क्या हुआ